Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part over chapter number 17. हमने पॉइंट नंबर 9 तक किया था। आज पॉइंट नंबर 10 मिशन मंगलम से हम देखने वाले हैं। मनरेगा के बारे में बात हमने अर्लियर करी थी। मिशन मंगलम भाई, थ्रू दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। मिशन मंगलम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने जो वुमन है, ठीक है, फैमिलीज में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती हैं वो फैमिलीज, उसमें जो वुमन है उनको सखी मंडल के अंदर एकत्रित किया है, यूनाइट किया है। Here they are given skill based training so that they may generate employment for themselves through household industries and come out of the vicious cycle of poverty. तो वो उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मतलब उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है, जिससे वो अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सके, अपनी नौकरी अपना काम खुद जनरेट कर सके, पैसा खुद जनरेट कर सके और ये पॉवर्टी में से वो निकल सके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई? पापड़, पिकल, अगरबत्ती, ये सब चीजें बना के बेच के वो पैसा कमा सकती हैं। ये सिखाया जाता है, ठीक है, और इससे वो निकल जाती हैं पॉवर्टी लाइन से बाहर। तो भाई मिशन मंगलम एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। नंबर 11, दत्तोपंत ठेगड़ी ब्याज क्षय योजना। थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिसंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, लोन दी जाती है। पॉइंट नंबर 12, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। और देख भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज, ये सारी चीजों को एस्टेब्लिश करना जिसको एस्टेब्लिश करने से उनको नौकरी मिल सके वहां पे, ठीक है, और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टावर बनाने के लिए या लैंड जमीन यूज करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए सब्सिडी जाती है। स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जमीन दी जाती है, इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन ये सारी चीजों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं और वो इंडस्ट्री सेटअप फिर कर पाते हैं, तो उनको नौकरी भी मिलती है, उसके साथ साथ कई सारे लोगों को भी नौकरियां मिलती हैं। तो एक बढ़िया पॉइंट है ये। वाजपेयी बैंकेबल योजना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयड ऑफ एज ग्रुप 18 to 65 who are educated till fourth standard are given training। तो भाई रूरल और अर्बन में जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिसको नौकरी नहीं है, जिसके पास, ठीक है, 18 से 65 साल के लोग अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज में, और फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो इंडस्ट्री का कोई फैक्ट्री वैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट वो शुरू कर सकते हैं, उनको फिक्स्ड अमाउंट का फाइनेंस भी दिया जाता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, अपने लिए काम कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, एग्रो बिजनेस पॉलिसी जो 2016 में लॉन्च हुई थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोग्राम शुरू किया था 10 लाख लोगों को। वो एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं एग्रो बिजनेस पॉलिसी के अंदर 2016 में जो हुआ था वो लिखी गई हैं और दी गई हैं लोगों को, ठीक है, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। अब ये चैप्टर का दूसरा पॉइंट, हमने पॉवर्टी तो पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट। अमोंग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। देखो भाई, ये तो ऑब्वियस है कि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। पॉवर्टी जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट से ही आती है, ऐसा बोला जाता है। ये एक बहुत ही लंबे समय का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और हमारी इकोनॉमी में बहुत घुसा हुआ है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लाना बहुत ही जरूरी है। मैक्सिमम कंट्रीज पूरे दुनिया में है
वो सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो फेस करती है ये प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मीनिंग है आपके पास। वन हु इज एडल्ट whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at prevalent market rates of wages, has energy and qualification of work, who is in search of work but is not getting a work, such a person is said to be unemployed। कितने पॉइंट्स है देखिए। फर्स्ट, वन हु इज एडल्ट, जो एडल्ट होना चाहिए, 15 से 60 साल के बीच में होना चाहिए, जो काम तो करना चाहता है, ठीक है, रेट ऑफ वेजेस जो भी मार्केट में चल रहे हैं, जो भी पैसे देने में काम करना चाहता है, उसके पास एनर्जी है, ठीक है, काम करने की, जो काम सर्च कर रहा है लेकिन काम मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। सच अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, और इसको, ये कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Such an unemployment which has to be faced mandatory is called employment against wish। ठीक है, ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो आपको फेस करनी ही पड़ती है कंपलसरी, उसका एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट विश बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट विश। if people who demand wages more than prevalent market rate में जो वेजेस चल रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड करें, जो 15 से 60 के बीच में नहीं है, हैंडीकैप्ड हैं, वीक हैं, सिक हैं या ओल्ड हैं, लेजी हैं, हाउसवाइफ है, ये सारे अनएम्प्लॉयड नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, केपेबल हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। फर्स्ट वन, seasonal unemployment due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall, lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। देखो, इरिगेशन फैसिलिटीज ना होना, ठीक है, ऐसे फार्मर जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, रेनफॉल इरेगुलर पड़ रही है और दूसरा कोई काम धंधा है नहीं, ऐसे फार्मर को 3 से 5 महीने अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, खेती नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। बरसात आती है तो जो समय वो खेती करते हैं बस वही, बाकी नहीं आती है तब क्या करते हैं। तो ऐसे लोग 3 to 5 मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ऐसे फार्मर्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब नई when new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment। बेटा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट की बात करें हम, तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है, नई मशीनें आती हैं, लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे लोग जो पहले काम करते थे लेकिन अब वो काम मशीन कर रही हैं, वैसे लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए। ये हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो भाई, इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सरल भाषा में बोला जाए तो हमारा जो देश है वो अभी भी बैकवर्ड है, ठीक है, अभी भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है लोगों का। सोशल बैकवर्डनेस, हम ये जाति वाले लोग को नौकरी में नहीं रखेंगे, ये लोगों को नौकरी में नहीं रखेंगे, ऐसा जो सोच है लोगों का। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, हम बड़े लोग हैं, ये छोटे लोगों को कैसे नौकरी में रखें, ये जात को नहीं रखेंगे। वही सोच वाले लोग कस्टम्स के मुताबिक नहीं रखते हैं कि भाई ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, इसको हम नहीं रखेंगे। इलिटरेसी, ना पढ़े हुए लोग हों, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, फैसिलिटी ना हो रखने की, ये सारी चीजों की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, सोशल बैकवर्डनेस, पछात जाति के लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे, ऐसी बात। ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, नहीं रखेंगे पछात जाति को, वही, ठीक है, पढ़े हुए नहीं है तो नौकरी पे कैसे रखें, ये जो प्रश्न आते हैं वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट हो जाता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेटा ये ध्यान से समझिएगा, कई समय पे, सुनिएगा ध्यान से, कई समय पे एक बिजनेस के अंदर, एक नौकरी के अंदर, ठीक है, हमको जितने पर्सन की जरूरत होती है, जितने वर्कर्स की जरूरत होती है, उससे ज्यादा वर्कर्स हम रखते हैं, ठीक है। तो अब हमको मान लीजिए 5 वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन मैंने रखे हुए 7,
तो वो 2 वर्कर्स का जो काम है, 2 वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उसको रिमूव भी कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को रिमूव कर देंगे तो। तो ऐसे एक्स्ट्रा लेबरर्स जो रखे जाते हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड ही माने जाते हैं, लेकिन डिस्गाइज्ड वे में। डिस्गाइज मतलब छुपे हुए वे में। समझ में आया बेटा? ये समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन, काम में मोर देन रिक्वायर्ड नंबर वो लोग ले लेते हैं। इवन इफ अ फ्यू लेबर्स आर रिमूव फ्रॉम वर्क, नो डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन। तो अगर कुछ को रिमूव भी कर दे, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होगा। So these extra laborers are said to be unemployed in disguised way. तो ये जो extra laborers हैं वो unemployed माने जाते हैं, disguised unemployment. Point number 5, industrial unemployment. देखो भाई, in the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to the changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment. भाई किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में अगर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बस यही है। नंबर 6, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री और वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बोला जाता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th तक किया हुआ है, डिग्री है आपके पास, फिर भी अनएम्प्लॉयड है, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देयर इज अ डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्टेट वाइज देखने जाए तो डिफरेंस है, ठीक है, because of indifference of employment exchange in registering the details of the people interested in getting job, it is difficult to take out exact or approximate figure. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखो, जब आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, और नौकरी नहीं मिल रही है, तो पहले के जमाने में, पहले मतलब 10-15 साल पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आज भी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो काम क्या होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जो जिसको नौकरी चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, क्वालिफिकेशन लिखवाते हैं, अपना रिज्यूम विज्यूम देते हैं, और वहां पे उसका दर्ज हो जाता है कि ये उनको काम चाहिए। अब जो बड़े फैक्ट्री वाले हैं, प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर्स हैं, ये अलग अलग जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहां पे बताते हैं कि भाई हमको ये क्वालिफिकेशन वाला आदमी चाहिए, ये आदमी चाहिए, इसके लिए आदमी चाहिए, वो भी वहां पे रजिस्टर करवाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो एक मीडियम है, ठीक है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको, जिसको आदमी चाहिए उसके साथ कनेक्ट करने का एक मीडियम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले लोग बिल्कुल भी फर्क नहीं है, उनको पड़ी नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन लोगों को जिसको जॉब चाहिए वो इंटरेस्टेड नहीं है उनकी डिटेल्स रजिस्टर करने में, ठीक है। तो एक डिफिक वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए गिनना कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर फिगर नहीं रखते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले लोग। और ये एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं होता है, हर एक सिटी में, हर एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो प्रॉपर फिगर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, इससे हमको प्रॉपर फिगर्स एग्जैक्ट पता नहीं है। स्टिल हमारी जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, जो कैबिनेट है और कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्ट्री है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, उसने और नेशनल सैंपल सर्वे, उसने एक अनएम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल आइडिया निकाला है। उसने भी कुछ फिगर्स दिए हैं, उससे हमको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011, 116 मिलियन पीपल वेर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 116 मिलियन पीपल हो गए, 11.6 करोड़, वो लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 32 मिलियन पीपल वेर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े हुए भी नहीं थे और अनएम्प्लॉयड थे। 32 मिलियन पीपल, 3.2 करोड़, 3.2 करोड़ युवा, हाँ, 3.2 करोड़ पढ़े हुए नहीं थे और अनएम्प्लॉयड थे, और 8.4 करोड़ पढ़े हुए थे फिर भी अनएम्प्लॉयड थे। समझ में आया बेटा? ये इसका टोटल मारेंगे 32 और 84 तो हो जाएगा 116, 8 और 3 11, हाँ 116 टोटल। समझ में आया? 32 और 84 टोटल 116। ओके, अप्रोक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल
of age 15 to 24 age group were unemployed. भाई 15 से 24 साल के बीच में जो लोग थे, ठीक है, उसमें 4.70 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं था। लेबर ब्यूरो ने जो सर्वे किया था 2013-14 में, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में 5.4% दिखा था और गुजरात में 1000 पीपल पे 12% अनएम्प्लॉयड थे। अब ये रिपीट हुआ है बेटा, मैं बता देता हूँ क्या रिपीट हुआ है। एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल, एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, ये रिपीट हुआ है। तो इंडिया में 5.4% था अनएम्प्लॉयमेंट 2013-14 में, लेबर ब्यूरो के द्वारा ये आंकड़ा लागू किया गया था, बताया गया था। गुजरात में 1000 लोग में 12 लोग अनएम्प्लॉयड थे, 1.2%। 2009-10 में 1000 में 34% अनएम्प्लॉयड थे, 34%, 3.4% पूरे इंडिया के अर्बन एरिया में। ओके, रूरल एरिया में 16 लोग अनएम्प्लॉयड थे 1000 लोग में। 2009-10 का डेटा है ये। रेशियो क्या है? रेशियो अनएम्प्लॉयड का अर्बन एरिया में ज्यादा है? रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरिया। वापिस से लिखा है रेशियो और रेट, रेट एंड रेशियो लिख सकते थे। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमन वाज 7.7% इन 2013। तो वुमन में 7.7% 2013 में अनएम्प्लॉयड थी। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उसमें देखा जा सकता है। रेशियो जो अनएम्प्लॉयमेंट का है हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटका में, चंडीगढ़ में, गुजरात में वो कम है। गुजरात में कंडीशन अच्छी है और जानने लायक है। 15% हाईली एजुकेटेड पीपल यूथ है, जवान जो लोग हैं, यूथ जो है वो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं और 15% होते हैं यूथ। पूरे वर्ल्ड के यूथ की हम कैलकुलेट करें तो उसमें से 66% यूथ इंडिया में रहते हैं, ठीक है, 66% यूथ इंडिया में रहते हैं। तो मतलब इंडिया एक जवान देश है। If India wants to become superpower on the basis of youth, it will have to change unpleasant form of unemployment. तो अगर इंडिया को यूथ के बेसिस के ऊपर सुपर पावर बनना है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो बहुत ही बकवास फॉर्म है उसको निकालना पड़ेगा। भाई मेन रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन है। लोगों के पास वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कई लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, खाली बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, मशीन वशीन का पता नहीं है उनको, क्या कैसे चलाना है, क्या करना है, स्किल नहीं है उनके पास। और गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। रेनफॉल इरेगुलर हो रही है एग्रीकल्चर एरिया में, तो कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट लूज हो रहा है भाई लोगों का, ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो काम धंधा करने के लिए जब सिटी में जाते हैं तो मिलता नहीं है काम, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, है दूसरा कुछ काम नहीं है उनके पास। एग्रीकल्चर सीजन के अलावा कोई सीजन में क्या काम करेंगे? कुछ नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्रीज की कंडीशन बहुत वीक है, बढ़िया नहीं है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो वो लोग ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे पाते हैं। कास्ट सिस्टम की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस, फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं, तो वैसे ही फोर्स किए जाते हैं लगने के लिए, तो वो भी अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेस, है हिम्मत नहीं है नई बिजनेस सेटअप करने की। नॉलेज में गलत है उनके पास, नॉलेज फालतू नॉलेज है उनके पास, स्किल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फालतू है, कोई काम के नहीं है। ऐसे चीजें जो काम नहीं आती हैं तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फिर लेबर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है? नौकरी गुजरात में है और रहते हैं वो लोग हरियाणा में, तो नौकरी कैसे पाएंगे अनएम्प्लॉयड?
लेबर का प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ग्रोथ रेट लो है, जिससे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है ज्यादा। सेविंग करना नहीं पॉसिबल है लोगों के लिए। अब ये क्या है, तो वो सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, अपनी सेविंग घुमा देते हैं, पुअर हो जाते हैं। कैपिटल क्रिएशन नहीं हो पाता है, कैपिटल क्रिएशन नहीं होता है तो नई इंडस्ट्रीज नहीं खुल पाती है, नई फैक्ट्रीज नहीं खुल पाती है, नई शॉप्स नहीं खुल पाती हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्या एफर्ट्स किए हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे हम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग, हमारे प्लानिंग का सबसे वीक पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉइन के दो साइड हैं, ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। पॉवर्टी का मेन रीजन ही अनएम्प्लॉयमेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जो हमारे आज के यूथ जवानों को परेशान कर रहा है। स्टडीज में इंटरेस्ट ना होना है, ऐसा प्रॉपर एटीट्यूड ना रखना जिससे स्टडीज में इंटरेस्ट ना रहे, सोशल और मेंटल कंडीशन नेगेटिव हो जाती है, गेम खेलने लगते हैं लोग, नकामा, कोई काम का नहीं। वो साइकोलॉजिकली डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दिमाग से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो लंबे समय तक अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो गलत सलत एक्टिविटीज करने लगते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज करने लगते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की लेवेज करना शुरू कर देते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगा, लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, प्राइस राइज होगा और पुअर की कंडीशन और पुअर होती जाएगी, है, और खराब, वापिस वो ड्रग्स लेने लगेंगे, एडिक्शन हो जाएगा कई सारी चीजों का। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक भयंकर बड़ा एक डिजीज है, ठीक है, जिसको हमको सॉल्व करना है। हमने गवर्नमेंट के प्लान्स के मुताबिक तो पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट ने, जो पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर उन्होंने किया था, एक बार और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाई गोल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हाई गोल रख के 10 साल पर ईयर 10% पर ईयर हम इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, ठीक है, ऐसा एक गोल रख के वो ट्राई कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने का, नई फील्ड्स खोल रहे हैं बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आगे लाने के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक हेल्प देना शुरू किया है, एजुकेशन देना शुरू किया है, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं कई सारी स्कीम्स के अंतर्गत। तो ये एक पॉइंट बढ़िया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सॉल्व करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स जिसमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, ऐसे यूनिट्स को डेवलप करना उन्होंने शुरू किया है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया है, ग्राम उद्योग को डेवलप करना शुरू किया है, छोटी छोटी चीजों को डेवलप करना शुरू किया जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, और ऐसी कई सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी हैं। पॉइंट नंबर 3, भाई लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे कम इन्वेस्टमेंट में नई मेथड डेवलप करके ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? एक से ज्यादा क्रॉप्स डेवलप करें, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, फार्मर्स जब एग्रीकल्चर के काम में एंगेज नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ काम दिया जाए, है, चेक डैम का, ट्यूबवेल बनाने का, पॉइंट बनाने का, इरिगेशन स्कीम का काम दिया जाए, फिर कंस्ट्रक्शन करने का काम दिया जाए, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी, कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, पेड़ रोपने का काम दिया जाए। ये सारे काम से उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। इसके लिए प्लानिंग जो है वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रहेगी, नौकरी देने के लिए रहेगी। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विलेजेस में इंक्रीज होनी चाहिए, विलेजेस को ज्यादा इनकम मिलेगा, है, विलेजर्स को ज्यादा इनकम मिलेगा अपने विलेज में काम करने से, तो सिटीज का माइग्रेशन भी कम होगा, है, एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड भी थोड़ा कम होगा, जो अर्बन एरिया में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, उस पर तो प्रेशर जो है वो कम होगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड करें,
ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड करें, ड्राई फार्मिंग है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो करें, वेजिटेबल फ्रूट ग्रो करें। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वो विलेजेस के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने पे भी दिया जाए कि उनको एजुकेशन भी अच्छा मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट को रखने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए रूरल एरियाज में प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा खाना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है, परमानेंट पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना, ये सारी चीजों का एनकरेज करना, लोकल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जनरेट करना। भाई ये सारी चीजों से क्या होता है, रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी उनके रहने खाने की है, और मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है कि हम रूरल पीपल की क्वालिटेटिव लाइफ अच्छी कर सके। ओके, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और ओके, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम और बात करेंगे आगे। हमने अब तक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी है और अनएम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करी है पॉइंट नंबर 4 तक। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, वो एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो आ सकता है एग्जाम के अंदर, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट नंबर 5 से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, आपका काम है, आपका होमवर्क है कि ये पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा भूले बिना, और यहाँ तक हमने जब तक कंप्लीट किया है वहां तक रीड कर लीजिएगा। और एक बात भाई, आपके इंग्लिश और एसएस के क्वेश्चन पेपर सबमिट करवाने के लिए आपको स्कूल के अंदर आना पड़ेगा। ये हर एक लेक्चर में आपको बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बेटा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरनल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। तो ये पेपर सबमिट करने के लिए आ जाइए, जो भी पेपर्स पेंडिंग है वो कंप्लीट करिए, और फेयरबुक्स कंप्लीट करिए, फेयरबुक्स चेक करवाने के लिए आ जाइए। ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।